हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं शशांक शर्मा। आज अपन अपने नए टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 टू 1799 नवंबर तक चलती है। फ्रांस की राज्य क्रांति ने न केवल यूरोप अपितु संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, संपूर्ण विश्व में ही महापरिवर्तन लेकर आया। यूरोप में तो महापरिवर्तन लेकर आई ही फ्रांस की क्रांति, जैसे इटली का एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण है, 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति है, और इसने आधुनिकता के युग में भी प्रवेश दिलवाया। मध्ययुगीन सामंती जड़ता को समाप्त कर, राजाओं की निरंकुशता और स्वेच्छाचारी नीतियों को समाप्त कर फ्रांस की राज्य क्रांति ने आधुनिकता के युग में हमें प्रवेश करवाया। इसीलिए फ्रांस की राज्य क्रांति संपूर्ण विश्व के लिए मील का पत्थर मानी जाती है। आधुनिक युग में जिन महापरिवर्तनों ने पश्चिम को वैश्विक मंच पर बदलकर अति विकसित सक्षम बना दिया, जिसके उत्तरदायी कारणों में फ्रांस की राज्य क्रांति ने नाटकीय रूप से अपना अमूल्य योगदान दिया। फ्रांस की क्रांति संपूर्ण विश्व के लिए मील का पत्थर मानी जाती है। फ्रांस की क्रांति के प्रभाव। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन है जो कि न केवल यूरोप अपितु भारत भी फ्रांस की क्रांति के जो अमूल्य तत्व है उनका ऋणी है। यह शासकों की निरंकुशता के खिलाफ जनता का प्रथम महान विद्रोह था। राजाओं की निरंकुशता से आशय राजाओं सम्राटों की निरंकुश और स्वेच्छाचारी नीतियों से है, यानी राजा अपने राज्य के लिए हित हो या अहित हो, राजा जो भी नियम कानून बनाता था उसके आदेशों का पालन करना पड़ता था। यदि कोई आदेशों का पालन ठुकरा दे तो उसे गिलेटिन पर मृत्युदंड दे दिया जाता था। फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श विचारों को उत्पन्न किया। इन विचारों ने फ्रांस की सीमाओं को पार किया और संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। भारत जैसा देश भी फ्रांस के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श विचारों का ऋणी रहा है। क्रांति ने न केवल लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को बदल दिया, बल्कि विश्व इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को भी प्रभावित किया। देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन केवल राजाओं की निरंकुशता और स्वेच्छाचारी नीतियों के खिलाफ ही नहीं थी, यह नागरिक अधिकारों के मांग के लिए भी आंदोलन था, क्रांति थी। यह धार्मिक वर्गों की जड़ता या धार्मिक रूढ़ता के खिलाफ भी क्रांति थी। ठीक है, यह रूढ़िवादी कैथोलिक संप्रदाय के प्रति भी क्रांति थी। यह धार्मिक सामाजिक दोष के लिए भी क्रांति थी। एक नए बदलाव का आयाम शुरू हुआ था। इस वजह से यह सभी तबकों में देखी जाती है। हमने यहाँ पे दो चित्र देखे हैं। एक तो है फ्रांस की रानी मैरी आंतवानेट, जो कि लुई 16वें की पत्नी हैं। ठीक है, प्रारंभ में यह काफ़ी प्रभावशाली महिला थी, जैसे भारत में नूरजहाँ थी जहांगीर की पत्नी, उसी तरह प्रभावशाली थी। किंतु बाद में इसका प्रभाव खत्म हो गया और इस पर राजद्रोह का आरोप लगा के क्रांति के पश्चात मृत्युदंड दे दिया। और ये लुईस 16 है जिसे मृत्युदंड दे दिया गया गिलेटिन पर। अब बात करते हैं हम फ्रांस का समाज। देखिए, फ्रांस की क्रांति के लिए फ्रांस का समाज अति महत्वपूर्ण है। फ्रांस का समाज ही वह महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है जिसकी बदौलत यह क्रांति हुई। फ्रांस में तीन तरह का समाज देखा जाता है, जो एस्टेटस के नाम से पुकारा जाता है। फर्स्ट एस्टेटस, सेकंड एस्टेटस और थर्ड एस्टेटस। फर्स्ट एस्टेटस के अंदर प्रथम वर्ग में राजा और शाही परिवार के लोग आते हैं। दूसरे वर्ग में पादरी वर्ग और नौकरशाही वर्ग आते हैं, सैनिक और असैनिक वर्ग। और तृतीय वर्ग में मेहनती किसान और मजदूर, जो कि टैक्स देने वाले, जो कि विशेषाधिकारों से वंचित थे। देखिए, फ्रांस के समाज में ये जो दो तबके के लोग हैं, फर्स्ट एस्टेटस और सेकंड एस्टेटस, इन्हें ही राजकीय विशेषाधिकार प्राप्त थे। और तृतीय तबके के लोग जो कि विशेषाधिकारों से वंचित थे, जो कि यही फ्रांस की राज्य क्रांति की कलह का कारण माना जाता है। यहाँ प्रथम वर्ग में हमने देखा राजा और शाही परिवार के लोग आते हैं। द्वितीय वर्ग में पादरी और नौकरशाही आते हैं। पादरी वर्ग एक रिलीजियस टैक्स वसूल करता था जिसका नाम था टाइथ नाम का टैक्स वसूल करता था। और नौकरशाही वो कई सारे टैक्स वसूल करती थी और निरंतर किसानों का, मजदूरों का शोषण करती थी। तृतीय वर्ग में मेहनती किसान और मजदूर वर्ग, देखो किस प्रकार लोग बाग मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरा समय मेहनत में दे रहे हैं। मजदूर वर्ग जो कि विशेषाधिकारों से वंचित वर्ग माना जाता है। अब कुछ अपन इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
क्रांति से पूर्व फ्रांस में सामंती प्रथा प्रचलित थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ क्रांति से पूर्व सामंती समाज था। राजा निरंकुश और स्वेच्छाचारिता, राजा के आदेशों को सभी को मानना पड़ता था, चाहे वो सही हो या गलत हो। यहाँ पे रोमन कैथोलिक चर्च का अधिक प्रभाव था, दबदबा था, जिसमें अनेकों प्रकार की रूढ़ता, कमियां आ चुकी थी। चौथी बात करते हैं, फ्रांस के समाज में पादरियों का सम्मान अधिक था, धार्मिक वर्ग का सम्मान अधिक था, जिन्हें राजकीय विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। पादरियों के पास में बहुत सारी धन संपदा, प्रॉपर्टीज होती थी चर्च के पास में। पादरी सामान्य जनता, किसानों से टाइथ नाम का कर वसूल करते थे, धार्मिक कर लेते थे। नौकरशाही जो होती थी, सैन्य, असैन्य, कर्मचारी, अधिकारी सामान्य जनता से बहुत सारे कर लेते थे। रेवेन्यू टैक्स वगैरह है, भू राजस्व आदि कर है, जो किसानों का शोषण करते थे। फ्रांस के सम्राट अपने देश की अर्थव्यवस्था को नज़रअंदाज कर विदेश नीतियों, अपने अय्याशियों में खर्च कर देते थे, जिससे फ्रांस की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। देखिए, हमें यहाँ पे दो चित्र दिखाई देते हैं। एक तो फ्रेंच में हम देख सकते हैं कि थर्ड स्टेटस के लोग किस प्रकार पाव रोटी के लिए मेहनत करते हैं, तरसते हैं। और दूसरा फ्यूडल सिस्टम दिखाई देता है, सामंतवादी प्रणाली का जो शिखर है, जिसमें पहला राजा है, दूसरा चीफ आता है, तीसरा जो नाइट्स है जो कि सैन्य असैन्य अधिकारी है, चौथा मेहनत कश वर्ग जो आता है, जो विशेषाधिकारों से वंचित देखा जाता है। तो